नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सी टैट की प्रिपरेशन और एचपी टैट में भी इसी में ही कवर हो जाता है और एचपी टीजीटी कमीशन भी आने वाला है तो वो भी इसी क्लास में कवर हो जाता है। वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सी टैट के लिए ये जून 2025 की प्रिपरेशन है। ठीक है, तो ये जो है ये एसएसटी की क्लास है। ठीक है, और एसएसटी का जो सिलेबस है उसकी अकॉर्डिंग हम ये क्लासेस जो है वो आपके लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है ये है क्लास नंबर 2। ठीक है, इसके पीछे एक क्लास जो है वो मैं सीटेट के लिए आपके साथ एसएसटी की जो है क्लास है वो शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को भी देख सकते हो। और इसके पीछे ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स जो थी सीरीज, उसमें एसपीजीके की 17 क्लासेस हैं, उनको भी आप जरूर जाकर चेक करें। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो देखें भी जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उन क्लासेस में आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास है हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो एसएसटी है तो इसमें जो टॉपिक वाइज है ये है सिंधु घाटी की सभ्यता। आज का टॉपिक, आज की क्लास का ये टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा इस सभ्यता की खोज जो है वो की गई थी। ठीक है, तो ये कई बार क्या होता है आर वी दयाराम साहनी ऐसे होता है कई ऑप्शन में, और कई बार ऑप्शन में केवल दयाराम साहनी ही ऑप्शन आता है, और कई बार ऑप्शन में पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी ये जो नाम है ये पूरा ही ऑप्शन में आ जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रिपेयर जरूर रहना है। तो किसी भी तरह से इनका नाम जो है वो पूछा जा सकता है, आपने याद रखना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के खोजकर्ता ये माने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे और इन सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको अपनी कॉपी में जरूर नोट करके रखें। तो सबसे पहले तो है कि भारत के अतीत की पहली तस्वीर, सिंधु घाटी सभ्यता को भारत के अतीत की सबसे पहली जो तस्वीर है वो कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो हमें प्रमाण मिले थे वो किस चीज के मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता के ही मिले थे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिस इतिहास के हमें सबूत नहीं मिलते हैं या जिस चीज के हमें लिखित सबूत नहीं मिलते हैं उसको हम कहते हैं पाषाण काल। तो जिस चीज के हमें लिखित सबूत मिलते हैं या जो लिखित हमें प्रमाण मिलते हैं उसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये भारत के अतीत की पहली तस्वीर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को भारत के अतीत की पहली तस्वीर जो है वो कहा जाता है। आगे है विशेष रूप से उत्तर भारत में। वैसे तो ये पूरे भारत में ही सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हो आप, लेकिन जो उत्तर भारत है उसमें विशेष रूप से ये सभ्यता जो है ये फैली हुई है। ठीक है, जो उत्तर भारत है उसमें विशेष रूप से ये पाई जाती है। आगे है यह एक नगरीय व्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, तो नगरीय यानी कि शहरी व्यवस्था का उदाहरण है। ये कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या ये नगरीय थी? तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है ये यही रहने वाला है कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह एक नगरीय सभ्यता का उदाहरण है। ठीक है, आगे है कि यहाँ के लोग जो थे ये लौह धातु की जानकारी इनको नहीं थी। तो यहाँ के लोग जो थे बाकी धातुओं जो जो भी होती हैं, तांबा हो गया और भी बहुत सारी धातुओं हो गई, उनका सभी का इनको जानकारी थी, लेकिन लोहे से ये अपरिचित थे। लेकिन ये लौह धातु जो थी, लोहा जो धातु है उसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप जरूर लिख रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या सिंधु घाटी के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी थी? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं थी। ठीक है, वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम करते हैं कि सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल इनका नाम क्यों आया है और ये क्या थे? तो ये 1902 से लेके 1928 तक क्या थे?
ये थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक ये रहे थे 1902 से लेकर 1928 तक। क्या रहे थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन रहे थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इनका नाम ही क्यों यहाँ पे लिखा गया है, मैं बताती हूँ किस लिए। क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जो खोज है 1922 और 1924, इनकी जो खोज है ये जिस टाइम पे इनकी जो खुदाई हुई थी प्रमाण ढूंढने के लिए, जो सबूत ढूंढने के लिए अतीत के बारे में, तो उस टाइम पे ये जो थे सर जॉन मार्शल, इनकी देखरेख में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो हुई थी। ठीक है, सर जॉन मार्शल ऐसे व्यक्ति थे जिनकी देखरेख में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो ये 1902 से लेकर 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे है 1924 में सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा इन्होंने कर दी थी। ठीक है, 1924 में इनके द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक नई सभ्यता भी है। ठीक है, नई सभ्यता की खोज की घोषणा इनके द्वारा जो है वो कर दी थी। अब यहां तक हो गया। आगे हम पढ़ते हैं कि एलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि आपने यहां तो जान लिया कि 1902 से लेकर 1928 तक कौन थे महानिदेशक, लेकिन ये पुरातत्व के जनक कौन कहे जाते हैं? तो जनक कहे जाते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो एलेक्जेंडर कनिंघम थे ये भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, इनका नाम आपने जरूर नोट डाउन करके रखना है और जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी ये विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, एक है। ठीक है, आगे है मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। मोहनजोदड़ो जो था ये, इसका शाब्दिक अर्थ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो शाब्दिक अर्थ होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसको मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, आगे है सर्वाधिक मोहरें जो हैं ये मोहनजोदड़ो से ही मिली थी जो कि चकोर है। तो आपसे ये क्वेश्चन तो बनता ही है कि सबसे ज्यादा जो मोहरें हैं वो कौन सी जगह पे मिली हैं? तो सबसे ज्यादा जो मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो पे नामक स्थान पर मिली हैं, लेकिन ये मोहरें कैसी थी? ये थी चकोर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त सबसे अधिक प्राप्त जो मोहरें हैं उनकी शेप क्या थी? तो आपने चकोर लिखना है। ठीक है, चकोर शेप के ये मोहरें थी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण शहरों में से थी। अब हमने मोहनजोदड़ो के बारे में हमें पता चल गया। अब लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यताओं के महत्वपूर्ण शहरों में सबसे एक थी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण थी ये जो लोथल थी, ये लोथल सिंधु घाटी के शहरों में शहर था ये। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण शहर था। क्यों था महत्वपूर्ण, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो लोथल था ये जगह जो थी ये कहां पर थी, ये लोकेटेड कहां पर थी? तो ये जो लोथल है ये गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कहां पे? भाल क्षेत्र में ये स्थित है। और इसकी खोज जो है 1954 में रावनाथ द्वारा जो है वो की गई थी। तो ये भी आपने याद रखना है। लोथल की खोज जो है ये रावनाथ जी द्वारा 1954 में की गई थी और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी द्वारा सन 1922 में की गई थी। ठीक है, ये भी आपने याद रख लेना है। आगे है लोथल जो था, हमने पढ़ा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में महत्वपूर्ण था। अब हमें ये पता होना चाहिए क्यों महत्वपूर्ण था लोथल। तो लोथल जो बंदरगाह थी ये विश्व की प्राचीन बंदरगाह है। ठीक है, पूरे भारत की ही अब हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। तो विश्व में सबसे प्राचीन बंदरगाह थी ये कौन थी? लोथल बंदरगाह। ठीक है, तो आगे है कि यहां से महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था ये। ठीक है, ये लोथल जो था ये गुजरात के भाल क्षेत्र में है और ये सबसे महत्वपूर्ण जो है व्यापारिक केंद्र भी था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है,
तो सिंधु घाटी की सभ्यता का इसलिए ये महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि ये विश्व की सबसे प्राचीन जो थी बंदरगाह थी, और यहाँ पे जो है ये व्यापारिक केंद्र भी था, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और यहाँ से किस चीज का व्यापार जो है वो किया जाता था? यहाँ से मोती, जवाहरात, कीमती गहने जो हैं वो पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भेजे जाते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि व्यापारिक केंद्र तो था, लेकिन किस चीज का व्यापार किया जाता था? तो गहने, जवाहरात और जो मोती, हीरे मोती होते थे, उनका जो व्यापार है वो पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका में ये भेजे जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी में पक्के जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया है कि यह एक नगरीय व्यवस्था का उदाहरण था। अगर नगर होंगे तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर जो पक्की ईंटों के घर हैं वो होंगे ही होंगे। ठीक है, ये एक गांव नहीं था, ये शहर था। ठीक है, तो पक्की ईंटों के घर बने होते थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप मत सोचना कि ये ईंटों की बात जो है ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है कि क्या जो सिंधु घाटी सभ्यता में मकान प्राप्त हुए हैं या जो मिले हैं वो किस चीज के, कौन सी ईंटों से बने होते थे? तो आपका जवाब होगा पक्की ईंटों के घर जो है वो बने होते थे। ठीक है, और यहाँ की सड़कें जो थी ये समकोण पर काटती थी। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, समकोण जो है उस पर ये सड़कें जो है यहाँ की काटती थी। ठीक है, हमेशा ये सड़कें जो है ये समकोण पर ही काटती थी। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा और ये जो सड़क है ये इधर से आएगी और ये इधर से, तो यहाँ की सड़कें जो थी ये समकोण पर काटती थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपने नोट करके जरूर रख लेना है। ठीक है, आगे है कि मातृ प्रधान समाज था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था ये मातृ प्रधान था। देख लीजिए, उस टाइम में जब हमारा जो अतीत है उसकी शुरुआत मानी गई है, ठीक है, भारत के अतीत का ये पहली तस्वीर मानी गई है, उस टाइम पर भी औरतों को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि ये जो समाज था ये पुरुष प्रधान या पितृ प्रधान ना होकर मातृ प्रधान समाज था। यहाँ पर माताओं को, जो माताएं होती थी उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती थी। ठीक है, तो ये मातृ प्रधान समाज जो था ये था। ठीक है, यहाँ पर पूजा किसकी की जाती थी? तो मातृ देवी की पूजा की जाती थी, योनि पूजा की जाती थी और पशुपति की पूजा के यहाँ पर प्रमाण जो हैं वो मिले हैं। तो मैक्सिमम एग्जाम में पशुपति पूजा ही पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर मातृ देवी की पूजा और योनि पूजा भी की जाती थी और पशुपति की पूजा जो है वो की जाती थी यहाँ के लोगों के द्वारा। आगे है, इनका व्यवसाय जो था ये पशुपालन भी था। ये पशुपालन करके व्यापार भी करते थे, ये व्यवसाय बनाते थे उसको कि हम पशु पालेंगे उसको बेचेंगे। ठीक है, तो पशुपालन भी इनका जो है व्यवसाय था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है कि इस सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास हंटर महोदय जी द्वारा 1954 में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ लोग रहते थे, उनके घर पक्की ईंटों के बने होते थे, तो ऑब्वियस बात है कि वो बात भी करते होंगे। तो जो जिस भाषा में बात करते थे, आपको पता है हर भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है और भी सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। तो उसी प्रकार से जिस भाषा में ये बात करते थे उस भाषा की लिपि जो थी ये क्या थी, इसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था? अब लिपि है, उन मोहरों पर कुछ ना कुछ तो जरूर लिखा गया होगा, तो जो भाषा थी उसकी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास 1954 में हंटर महोदय जी द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जरूर पता होना चाहिए कि सबसे पहले इस लिपि को किसने पढ़ा था। तो पढ़ने का जो प्रयास है ये हंटर महोदय जी द्वारा किया गया था। और इस लिपि को क्या कहा जाता था? इस लिपि का नाम था गोमुद्रिका शैली या वास्त्रोफेडेन शैली। ठीक है, ये दोनों ही नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता की शैली थी ये गोमुद्रिका शैली या वास्त्रोफेडेन शैली जो थी ये थी। ठीक है, इसका नाम आपने, इन दोनों का नाम आपने याद रखना है। जैसे देवनागरी लिपि है उसी तरह से यहाँ की लिपि का गोमुद्रिका शैली या वास्त्रोफेडेन शैली जो है ये कहा जाता था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी के लोग जो थे ये कपास के उपयोग में सबसे पहले थे। इस चीज के प्रमाण मिले हैं कि सबसे पहले जो कपास है उसका प्रयोग सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा ही किया गया था। ठीक है,
तो कपास का सबसे पहले प्रयोग सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा किया गया था, इस चीज के प्रमाण मिले हुए हैं। तो आपने ये जरूर याद रखना है कि कपास के उपयोग में सर्वप्रथम सिंधु घाटी के लोग थे। ठीक है, यहाँ के लोग जो थे ये घोड़े से अपरिचित थे। ठीक है, घोड़ा जो था उससे अपरिचित थे, ये घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। एक फैक्ट हमने यहां भी पढ़ा था कि ये लोह धातु से अपरिचित थे, यानी कि लोह धातु जो होती है, लोहा जो होता है उसके बारे में ये नहीं जानते थे। और यहाँ पे एक फैक्ट और पता चल गया कि ये घोड़े के बारे में भी नहीं जानते थे। वैसे तो इनका व्यवसाय पशुपालन था, ये बाकी पशुओं को पालते थे, जैसे भेड़, बकरी, भैंस और बैल जैसे बहुत सारे जानवर हो गए, उन सभी को ये पालते थे और उनका व्यापार भी करते थे। लेकिन इनको जो है ये घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, ये घोड़े के से अपरिचित थे। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर याद रखना है। आगे है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक जो स्थान मिले हैं हड़प्पा के, ये कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हैं हरियाणा और पंजाब में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा के जो सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं ये पंजाब और हरियाणा में मिले हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो हमें पता चल गया कि सिंधु घाटी के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में या जब वो महानिदेशक थे उनके टाइम पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का जो काम है वो शुरू किया गया था। लोथल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण शहर था, इसकी खोज 1954 में रावनाथ जी द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ के लोग जो थे ये इनके घर पक्की ईंटों के बने होते थे, यहाँ की नालियां पक्की होती थी। ठीक है, जो गंदे पानी की नालियां हैं वो भी पक्की होती थी, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ मातृ प्रधान समाज था, यहाँ पे मातृ पूजा और योनि पूजा और पशुपति की पूजा जो है वो की जाती थी। और सर जॉन मार्शल जो थे ये इंपॉर्टेंट थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये भारतीय पुरातत्व के जनक थे। और हमने पढ़ा कि ये यहाँ के लोग जो थे लोह धातु के बारे में नहीं जानते थे। ये भारत के अतीत की पहली तस्वीर थी। राय बहादुर दयाराम साहनी जी द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जो है वो की गई थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड लेके आई हूँ। तो ये क्लास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए। तो इसी तरह से आगे की क्लासेस में मैं आपके लिए टॉपिक वाइज इसी तरह से लेके आती रहूंगी। आपने बहुत सारा प्यार देना है मेरी इन वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।